ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने अम्ल, उसकी विशेषताएं, उसके उपयोग देखे थे। अब हम उसके बाद फिर हमने क्षार और क्षारों की कुछ विशेषताएं देखी थी। अब उसमें जो उस दिन बिंदु रह गया था वो था क्षारों के उपयोग। हमने क्षारों के बारे में पढ़ा, जैसे अम्लों के बारे में पढ़ा हमने, फिर क्षारों की विशेषताएं पढ़ी जैसे अम्लों की पढ़ी, फिर हमने अम्लों के उपयोग पढ़े थे। लेकिन हमने अभी क्षारों के उपयोग नहीं पढ़ा, क्षारों के उपयोग देखते। देखिए, क्षारों के क्या उपयोग है। देखिए, ये हमारे सिलेबस में आगे पीछे दे रखे हैं, क्षार बहुत बाद में उपयोग दे रखे हैं। मैं उनको इसलिए करा रहा हूं, जब हम किसी बिंदु के बारे में कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ ही रहे हैं तो उसके बारे में टोटल हमें पता क्यों ना हो। नहीं तो जो उसके गुण हैं वो बहुत बाद में दे रखे हैं, परिभाषा पहले दे रखी, उपयोग बहुत बाद में दे रखे हैं। इससे क्या है कि प्रिपरेशन बिगड़ता है। मैं इसलिए इनको वहां से कलेक्ट करके एक साथ पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो देखिए कैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षारों के उपयोग। अब देखिए, क्षारों के उपयोग की हम बात करें तो अम्लों की तरह क्षारों के भी बहुत सारे उपयोग है। समझ रहे हो बात को? क्षारों के क्या उपयोग है, ये चीज आपको समझनी है। देखिए, आपको याद रखना है कि क्षार इतना उपयोगी है। क्षार कितना उपयोगी इसके लिए देखिए, क्षारों के निम्नलिखित उपयोग। पहला देखिए, साबुन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि साबुन अपमार्जक अब ये तो इसके मुख्य प्रोडक्ट हैं। साबुन, क्षारों से साबुन बनाए जाते हैं, अपमार्जक बनाए जाते हैं, और भी अनेक उद्योग धंधे हैं जिनमें क्षारों का उपयोग होता है। अब देखिए, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, इसके अलावा देखिए क्या थे, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग में, सिल्क उद्योग में जिसका उपयोग होता है। तो ये जो आप क्षारों के उपयोग देख रहे हो, इनमें मैं तुम्हें बता रहा था, साबुन, अपमार्जक, कागज, वस्त्र उद्योग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए, इसके अलावा हम और क्या क्या इससे बनाते हैं। हमने देखा था कि जिसको हम देखिए, अब चौक देख रहे हो, चौक के लिए भी हम पढ़ेंगे आगे क्लास को पहले, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। ये भी इसके एक तरह से इसका उपयोग होता है। कैसे होता है कि हम क्या काम करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता दूर करने में कर सकते हैं। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसका सूत्र CaH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या बना सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम चूना और कीटनाशक घटक बनाते हैं। चूना और कीटनाशक घटक देखिए, अब तो हमारे सिलेबस में नहीं, एक प्रश्न है, एक पदार्थ है। देखिए, मैं आपको एक प्रश्न लिखवा रहा हूं, इसी में बनता है इसको। एक पदार्थ X जिसके विलयन का उपयोग एक पदार्थ X जिसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में होता है। उस पदार्थ का नाम लिखकर उपयुक्त समीकरण दीजिए। अब पता नहीं कहां से आया, कैसा प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो सफेदी का कट्टा हम बाजार से लाते हैं वो क्या होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, CaO। फिर वो क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्या रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक पदार्थ X, पता नहीं इस पदार्थ का क्या नाम, जिसके विलयन ये शब्द आ रहा है, जिसके शब्द है ना, इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। जिसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में होता है। दीवारों पर तो सफेदी यार इसकी की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
यही तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई सफेदी का कट्टा बाजार से लाते हैं और उसको सीधा सत्य पूछ देते हैं कि उसको पानी में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? पानी में तो डालते हैं ना उसको। पानी में डालने के बाद घंटे 2 घंटे 1 दिन उसको पानी में घुलने दिया जाता है, फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये बनता है। फिर इसका उपयोग दीवारों पर हम सफेदी करते हैं। इसका उपयोग होता है दीवारों पर सफेदी करने। पूछ क्या रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। कह रहे एक पदार्थ है जिसके, ये शब्द है ना जिसके, हाँ अगर तुमसे ये पूछता ना उस पदार्थ एक्स का नाम लिखिए जिसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में होता है, तब तो इसको फटाक से लिख देते हैं, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परंतु पूछ पता नहीं घुमा फिरा के पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक पदार्थ एक्स जिसके बिलियन, अभी तो बिलियन बनेगा, किसका बनता है बिलियन पता है, दीवारों पर सफेदी करने में होता है, उसका नाम भी पूछ रहे हैं हमसे और वो समीकरण भी पूछ रहा है। देखो हाँ अगर ये पूछता कि एक पदार्थ एक्स, एक पदार्थ एक्स, उसका एक पदार्थ एक्स जिसका उपयोग, एक पदार्थ एक्स, अगर ये पूछता ना कि एक पदार्थ एक्स जिसके विलयन का उपयोग या जिसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में होता है, तब तो सीधा सट लिख देते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यार उसने पूछा घुमा फिरा के, क्या पूछा है? कह रहा है एक पदार्थ एक्स जिसके विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में होता है। के बिलियन, बिलियन किसका बन रहा है? बिलियन तो ये है, ये बिलियन है, पता है ना ये बिलियन है, लेकिन ये बना किसका है? चेक करते हैं। देखिए आपको याद रखना है, जब हम बाजार से सफेदी का कट्टा लाते हैं वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? होता है कैल्शियम CaO, ये होता है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको किसमें मिलाते हैं भाई? सफेदी कट्टे को किसमें डालते हैं? पानी में डालते हैं ना, डाल देते हैं पानी में। जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? Ca, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ, तुम्हें कंफ्यूज होगा, समझ में नहीं आया। और जल को मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भाई? H और H2 और वो साथ में जल को तोड़ सकते हैं ना इस तरह से। अब क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम, लेकिन अब तुम देख रहे हो यहाँ पे CaO दिख रहा, एक OH तो ये नजर आ रहा है, एक O ये रहा और H ये रहा, है ना, समझ रहे हो? तो OH कितना हो गया? 2 हो गया ना। मैं सीधा लिख दूं Ca तो है ही साथ में, एक OH तो ये रहा, एक OH हो रहा है, मैं OH का 2 बार लिख देता हूँ इसको होल पर। ये बन गया कि नहीं बन गया? नहीं आया समझ में? तो बिलियन किसका बना है? अब इसी का तो बना है, इसको पानी में घोला है मैंने, इसका बना है बिलियन। तो अगर अब उत्तर तुमसे पूछा जाएगा क्या लिखना है? एक पदार्थ है, क्या नाम उसका? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। H इक्वल टू क्या है? CaO, वो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसके बिलियन, बिलियन तो इसी का बना, इसी को तो पानी में डाला हमने भाई, इसी को पानी में डाला तब ये बना। इसका उपयोग होता है दीवारों पर सफेदी करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन बिलियन किसका है? इसी का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो सारे लड़के 2016 में सब गलत करके इसको लिखा है, तो उनको पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो सारा वो गलत हो गया। तो ये बात समझने की है कि पूछ क्या रहा है। तो क्या कह रहा है? एक पदार्थ है जिसके, इसका बनता बिलियन, इसी को पानी में डालते हैं ना तब ये बनता है, इसका उपयोग दीवारों पर। वो पूछ रहा है जिसका बिलियन, बिलियन किसका बनता है इसका? तो सही उत्तर क्या है? कैल्शियम। तो मैं तुमसे यही चीज बता रहा था। खैर इन सारी चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे विस्तार से। मैं बहुत सारे प्रश्न तुम्हें ऐसे कराऊंगा जिनके आने के चांसेस होते हैं, अब इस चीज से टेंशन मत लो, ठीक है। तो अब तुम देख रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं सारे उपयोग साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, है ना, और किसमें? अभी लिखा है जो, देखिए हमने पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड किसे है? एक तरह का क्षार तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने में होता है। इसके अलावा देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO, ये क्या है? इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या नाम है इसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कह लो, एक ही बात है। इसका देखिए ये क्या है? इस तरह का हमें पदार्थ, देखो इनो, तुमने देखा इनो 6 सेकंड में काम शुरू, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। हम देखते हैं पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए, पेट के गैस को निकालने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एक क्षारित है तो उपयोग किया जाता है। इस तरह क्षारों के इसके अलावा बहुत सारे उपयोग, ठीक है। तो क्षार के बारे में पढ़ा, उसके गुण पढ़े, उसके उपयोग पढ़े। अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल के गुण पढ़े और अम्ल के उपयोग। अब बात करते हैं लवण, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझने की। लवण देखिए क्या कह रहा है,
अब इनके बारे में जब हम लवण पढ़ लेंगे ना, जब बहुत सारे प्रश्नों को मैं तुम्हें इस तरह से करवाऊंगा कि जिससे तुम्हें लगे कि सर ये होगा नहीं, या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब के तो खैर बार पेपर सरल आया था, अब का तो कोई इतना बड़ा इशू था ही नहीं, ठीक है। तो ये बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि इन सारे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे बात करते हैं हम लोग लवण की। अगला बिंदु है हमारा लवण। लवण क्या है देखिए, देखते हैं भाई लवण क्या कह रहे हैं। अब तुम्हें अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो लवण के बारे में हमने पढ़ लिया। कैसे पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके, अम्लों का 5 बार अंतिम गुण था कि अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, उदासीन होकर के लवण और जल बनाते हैं। पढ़ा है, याद है? इसीलिए तो कह रहा हूँ एक एक बिंदु आगे काम आता है, स्टार्टिंग से पढ़ो, समझो। क्या पढ़ा था? जब अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। इसी प्रकार क्षारों का अंतिम गुण था कि क्षार भी अम्लों के साथ क्रिया करके एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में समझते हैं लवण क्या है। देखिए लवणों का निर्माण जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं तो लवणों का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल प्लस क्षार तीर का निशान लवण। अब जल भी लिख दो, पता है जल भी बनता था, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है? लवण। इसका मतलब ये लवण अम्ल तथा क्षार की आपस की क्रिया से लवणों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अम्ल प्लस क्षार या क्षार प्लस अम्ल, कैसे भी आगे पीछे किसी को लिख लो। अम्ल को पहले लिख लो, क्षार को बाद में लिख लो, क्षार को पहले लिख लो, अम्ल को बाद में लिख लो। अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवणों का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं, लवण का निर्माण। ठीक है, उदाहरण के लिए अम्ल प्लस क्षार तीर का निशान लवण। अब इसके अलावा हमने ये भी देखा था NaOH, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो HCl NaCl प्लस H2। ये क्या है? ये भी तो लवण है, समझ रहे हो? तो ये जो लवण था, इस लवण के बारे में आपको पता है कि ये लवण कैसे है। आप इसी तरह इसको लिख सकते हो, HCl को पहले लिख लो, वही बात है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किसको कहां लिखा है, ये भी तो वही चीज है ना। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं आगे पीछे। तो अब आपको पता लग गया कि लवण क्या होते हैं। जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवणों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2। अगर ऐसे याद नहीं तो हिंदी में लिख सकते हो अम्ल प्लस क्षार तीर का निशान लवण और जल। अब लेकिन ये लवण जो है ये कई प्रकृति के होते हैं। लवणों की प्रकृति अलग अलग होती है, कुछ प्रबल लवण हो, कुछ दुर्बल, यानी इनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय और उदासीन कब होती है, ये बात आपको याद रखना। देखिए मैं आपको बता देता हूं। जब देखिए 3 शर्त है। अम्ल जो है, जब प्रबल अम्ल, देखिए ये शर्त आपको याद रखनी है। अम्लों की लवणों की प्रकृति कब तक कैसे कैसे बदलती है। जब प्रबल तो अम्ल हो तथा दुर्बल क्षार हो। अम्ल तो कैसा हो? ताकतवर। प्रबल का मतलब तगड़ा हो, ताकतवर हो, और क्षार कैसा हो? दुर्बल यानी कमजोर हो। जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जैसे उदाहरण लेता हूं, प्रबल अम्ल का मतलब HCl ले रहा हूं, दुर्बल क्षार का मतलब सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूं। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो अब इसमें ताकतवर कौन है? भाई अम्ल ताकतवर है क्योंकि ये प्रबल है, क्षार कमजोर है क्योंकि ये दुर्बल है। जब ये दोनों आपस में क्रिया कर, देखिए पहले बना लेते हैं क्या बनेगा। ये तुम देख रहे हो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस जल, यही तो बनेगा। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये बात आपको समझनी है, ध्यान रखना है कि जब अम्ल प्रबल हो और दुर्बल क्षार दुर्बल हो तो वो जो लवण है, ये लवण है,
भाई अमोनियम क्लोराइड क्या लवण है, लेकिन ये किस प्रकृति का है, इसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, अतः ये लवण अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, इसकी प्रकृति अम्लीय होगी, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, जब, अब इसका उल्टा कर लो, जब अम्ल तो कैसा हो, अम्ल तो कमजोर हो यानी दुर्बल हो, तथा क्षार कैसा हो, प्रबल हो। तो लवण की प्रकृति कैसी होगी, अब देख लो पहले। दुर्बल अम्ल का मतलब कौन सा है, जो दुर्बल अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, समझ रहे हो। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल के अलावा और कौन सा अम्ल दुर्बल होता है, जो तुम्हें याद हो वो लिख लेना, ये जरूरी नहीं है कि तुम सब वही लिखोगे। जैसे एसिटिक अम्ल और NaCl ले लेता हूँ, तो देखिए एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है CH3COOH प्लस प्रबल क्षार क्या है Na, इन दोनों की आपस में क्रिया करवा दो। इन दोनों की जब आपस में आप क्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3ONA। अब इसमें तुम वही तरीका जो मैंने बता रखा है ना तुम्हें, कि आधे को वहां जमाओ आधे को वहां जमाओ। जब बनने वाले, जब अभिकारक हमें दे रखे हों लेकिन उत्पाद का हमें पता नहीं चले कि बनेगा क्या, तो वो जो ट्रिक मैंने आपको बता रखी है वो ट्रिक आपको याद करनी है, उस तरह से करना। तो इसका क्या बनेगा, CH3COON। मैं जगह नहीं है, थोड़ा सा देख लो, CH3COON। अब क्या क्या आ गया भाई, CH3 आ गया, COONA आ गया। अब क्या बचा, एक तो H बचा और OH बचा, ये क्या बना देंगे, जल बना देंगे, H2O। तो ये क्या है, ये लवण है, लेकिन ये कैसे है, अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये लवण है लेकिन इसकी प्रकृति अब, क्योंकि क्षार प्रबल है, क्षार ताकतवर है, अम्ल कैसा है, कमजोर है, इस लवण की प्रवृत्ति कैसी होगी, क्षारी। तो ये इनकी प्रवृत्ति इस आधार पर तय की जाती है। और आगे देखिए लवणों के बारे में, इनके कथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। लवणों के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इनमें क्रिस्टल में कुछ ना कुछ मात्रा में जल होता है, जिसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब एक नया प्रश्न सामने आ गया, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। आपको याद रखना है, किसी लवण के इकाई सूत्र में, कोई भी लवण हो जो तुम्हें याद है, किसी भी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहता है। उदाहरण के लिए देखो, मैं लिख रहा हूं Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन लवण है। इसमें मैंने, ये केवल शुद्ध सोडियम कार्बोनेट है, इसे साबुन नहीं कह सकते आप, मैंने इसमें 10H2O जल मिला दिया, तो अब इसमें ये क्या है, ये साबुन बन गया। और ये कौन है, Na2CO3 लवण का, इसमें जल के रूप में कौन है, 10 जल के अणु, तो ये जो जल है ना, इसको क्रिस्टलन जल कहेंगे। इसी प्रकार फिटकरी, इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये शुष्क है लेकिन इसमें जल मिला दिया 2H2O, ये क्या बन गया, जिप्सम। क्रिस्टल जल के रूप में कितने अणु हैं, 2। इसी प्रकार फिटकरी Al2। देखिए ये बात समझनी है कि कोई भी लवण जो तुम्हें याद हो, जितने जल के अणु उसमें मौजूद हैं, उस जल को क्रिस्टलन जल कहा जाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सूत्र है। Al2SO4 कैसे लिख लो आगे पीछे, K2SO4 N2 Al2SO4 का होल थ्राइड, ये फिटकरी का सूत्र है। भाई फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण होता है। फिटकरी जो है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का द्विक लवण होता है। अब इसमें 2 लवण है, एक तो एल्यूमिनियम सल्फेट का और पोटेशियम सल्फेट का, लेकिन इसमें जो क्रिस्टलन जल के रूप में 24 जल के अणु होते हैं, 24 ऐसे होते हैं, तो इस जल को क्रिस्टलन जल कहेंगे। तो आपको इन तीनों उदाहरणों से स्पष्ट हो गया कि जो लवण होते हैं, अब मैं इसको एक बार दोबारा से आपको बता रहा हूं, लवण क्या है। जैसे हमने अम्ल को पूरा पढ़ा, क्षार को पूरा पढ़ा, इसी प्रकार हम अब लवण को पूरा पढ़ेंगे। कैसे कैसे आपको याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं लवण, तीसरा बिंदु है लवण। बस पहला अम्ल पढ़ा, दूसरा क्षार, तीसरा है लवण। लवण के बारे में क्या पढ़ना है, जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, अर्थात लवणों की उत्पत्ति अम्ल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको हिंदी में लिख दो या आपको समीकरण याद हो तो लिख दो। अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो अम्ल प्लस क्षार या क्षार प्लस अम्ल, आगे पीछे कोई सी को लिख दो, लवण तथा जल। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, ये हमें पता लग गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि लवण जो है, अब देखिए ये चीज और आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग,
हमें पता है कि जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, अर्थात लवण का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को तो उदासीनीकरण कहते हैं। पढ़ेंगे इसको हम 5वें पाठ में भी, 6ठे पाठ में। तो अब तुम्हें क्या पता लगा, हम तीसरा बिंदु पढ़ रहे हैं, लवण आपको याद रखना है। जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवणों का निर्माण होता है। ये लवण अम्ल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, परंतु इनकी प्रकृति अलग अलग होती है। जिस अम्लीय प्रवृत्ति और क्षारीय प्रकृति और उदासीन तीनों प्रकृति के होते हैं। कैसे कैसे? जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की क्रिया कराई जाती है तो बनने वाला लवण अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जैसे जब अम्ल तो ताकतवर हो, प्रबल हो, क्षार दुर्बल हो। भाई ये तो प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है। जब इन दोनों की क्रिया हुई तो अमोनियम क्लोराइड बना, जो क्या है, अम्लीय प्रवृत्ति का लवण होता है। इसी प्रकार जब क्षार तो प्रबल हो और अम्ल दुर्बल हो, जब इन दोनों की क्रिया करवाई जाती है तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। इसी प्रकार जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो बनने वाला लवण उदासीन प्रवृत्ति का होता है। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, दोनों की जब आपस में क्रिया करवाएंगे तो बनने वाला क्षार उदासीन प्रकृति का होगा, क्योंकि एक दूसरे में जो दोनों ताकतवर टकराएंगे तो उन दोनों के गुण को नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और उदासीन हो जाते हैं। तो अब तुम्हें पता लग गया कि लवण क्या होते हैं। अम्ल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो, जो आपको याद हो, अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण और जल। लिखना है कि अम्ल जो है, सॉरी लवण जो है, ये कई प्रकृति के होते हैं। ये अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी उदासीन प्रवृत्ति कब होती है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जैसे HCl प्लस ONH आपस में क्रिया करते हैं। दोनों प्रबल, अम्ल भी प्रबल हो, क्षार भी प्रबल हो, जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाला लवण उदासीन प्रवृत्ति का होता है। जैसे वही मैं आपको लिख रहा हूं, HCl प्लस NaH, दोनों प्रबल है, NaCl प्लस H2। ठीक है। तो ये जो NaCl है ये उदासीन प्रवृत्ति का लवण होता है। इसी प्रकार जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाला जो लवण होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, क्योंकि प्रबल ताकतवर अम्ल है। इसी प्रकार दुर्बल तो अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनने वाला लवण क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। सर आपको लिखना है कि लवणों के गलनांक और पचनांक उच्च होते हैं। ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इनमें कुछ ना कुछ मात्रा में इनके क्रिस्टल में कुछ जल पाया जाता है, जिसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टल जल की क्या परिभाषा है? अब नया प्रश्न बन गया, क्रिस्टलन जल क्या है? आपको याद रखना है, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। किसी लवण, अब लवण ही तो नहीं है भाई, बात करें हम सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम और एल्यूमिनियम सल्फेट का दिक्लवन, जिसे फटकरी कहा जाता है। NaCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को साबुन कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। इन सब में कुछ ना कुछ जल के अणु होंगे, इसमें 10 जल के अणु, इसमें 2 जल के अणु, इसमें 24 जल के अणु। यानी किसी लवण के इकाई सूत्र में जितने जल के अणुओं की संख्या है, जैसे हम बात करें फिटकरी का सूत्र है, फिटकरी में 24 जल के अणु है, तो ये क्रिस्टलन जल है। इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम में जल के अणुओं की संख्या 2 है, तो इसमें क्रिस्टल जल 2 है। इसी प्रकार NaCO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसमें जल के अणुओं की संख्या 10 है, यानी क्रिस्टल जल की मात्रा कितनी है? 10। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्रिस्टल जल को अलग से बिंदु बना के लिखना है। अच्छा बिंदु याद रखना है कि किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये और ये फटकरी का सूत्र है, जिप्सम का, और ये सोडियम कार्बोनेट साबुन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें लवणों के उपयोग और देखिए, लवणों के बारे में हमने पढ़ा, इसके हमने प्रकृति की पढ़ी कि इसके उपयोग। इसकी प्रकृति 3 प्रकार से थी, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अब इसके लवणों के उपयोग देखिए। लवणों के जिस तरह हमने अम्लों के उपयोग पढ़े, क्षारों के उपयोग पढ़े, इसी प्रकार हम लवणों के उपयोग देखेंगे। लवणों के उपयोग देखिए क्या होते हैं। देखिए लवणों के भी कई सारे, अम्ल और क्षारों की तरह इनके भी कई सारे उपयोग होते हैं। इन उपयोगों के बारे में आपको याद रखना है कि उपयोग क्या काम करते हैं। देखिए यार, इन फोन ने बड़ा दिमाग खराब कर रहा। दैनिक जीवन में लवणों के उपयोग देखिए आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है ना, संगमरमर का जो पत्थर होता है, संगमरमर के पत्थर के रूप में फर्श बनाने में किया जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है, इसका उपयोग संगमरमर के पत्थर के रूप में, संगमरमर के पत्थर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है फर्श बिछाने में। फर्श में बिछाते हैं ना संगमरमर का पत्थर, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो कि एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का लवण है। अब देखिए इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने पढ़ा है, इसके साथ और भी हमें देखिए धातु में
धातु में लोहे के निष्कर्षण में, धातु के लोहे के निष्कर्षण में इसका, धातु के निष्कर्षण में, लोहे के धातुकर्म में, और भी इसके बहुत सारे उपयोग। और देखिए इसके बहुत सारे उपयोग क्या क्या हैं, आप देख सकते हो। धावन सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड के उपयोग में, अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग में, फिटकरी बनाने में, बहुत सारे इनके उपयोग हैं। आपको केवल 2-3 उपयोग याद करना है, ठीक है। तो पहला उपयोग दोबारा सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं लवणों के उपयोग। आपने कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण है, इसका उपयोग संगमरमर के पत्थर के रूप में फर्श बनाने में किया जाता है, लोहे के निष्कर्षण में, लोहे के धातुकर्म में, ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है।